जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकांना राम राम। दर्शक भाई बहनों, चौपाल माय में हमेशा ले आता रहे वहाँ आपके खातिर नया नया विषय माथे नई नई जानकारियाँ। तो आज की चौपाल माय आप बातचीत कराना के बदलता मौसम का दौर में जो लोगों माय सबसे ज़्यादा डर बने रहे है कि सांस संबंधी बीमारियाँ। तो सांस संबंधी बीमारियाँ का कई कारण हो सके है और कई निवारण हो सके है। ई विषय माथे आज आप चौपाल माय चर्चा कराना और चर्चा खातर आज अपनी साथ पधार्या है डॉक्टर हर्षित बसवाल जी। आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ सा। आप श्वास रोग विशेषज्ञ है SR गोयल हॉस्पिटल जयपुर में। तो अब आप चर्चा शुरू करा कि जाना कि आज जो मौसम बदल रहा है एक मायने सबसे पहली कोई बीमारी घर करे है तो वह है सांस संबंधी। खांसी हो जावे, सांस संबंधी कोई भी बीमारी ले लो तो बस सबसे पहली शुरू है। तो सबसे पहली डॉक्टर साहब मैंने वही बताओ कि अब बीमारियां का कई कई कारण हो सके है। सांस संबंधी बीमारियों के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक संक्रामक एक गैर संक्रामक। संक्रामक वो रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे को फैलते हैं और गैर संक्रामक वो होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलते लेकिन किसी भी व्यक्ति में उस बीमारी के लिए या फिर किसी एलर्जन के लिए अधिक संवेदनशीलता होती है जिसके कारण एलर्जी हो जाती है और उस एलर्जी के कारण सांस संबंधी वो बीमारी घर कर देती है। गैर संक्रामक रोगों के अंदर अस्थमा, दमा या फिर किसी पुरानी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मुख्य रूप से। तो साधारणतः आप देखा कि घर में बैठे आज हमारे कोई टाबर ने कोई बड़ा ने खांसी होगी घर, तो आप कह रहे हो कि हमें कुछ स्तर तक संक्रामक में भी आवा है, मतलब कि एक जगह एक आदमी दूसरा आदमी तक भी फैले। तो अपन साधारण घर कई सावधानी रखनी चाहिए कि एक जना दूसरा जना तक नहीं फैले। अगर किसी को भी खांसी जुकाम सामान्य रूप से हो जाता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको मास्क का उपयोग करना चाहिए, अपनी जो पर्सनल वस्तुएं हैं उनको अलग रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके हाइजीन का उपयोग करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कोरोना के बाद से सैनिटाइज़र काफ़ी उपयोग में है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और इसके अलावा जल्द से जल्द उस बीमारी का अपने को फिजिशियन को दिखा के और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपने पूरी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ने मास्क को इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि वो एक आदमी दूसरा आदमी तक नहीं फैले, क्योंकि घर में आपने पता है हर घर का मायने टाबर रहे है तो टाबरा को अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि साथ साथ ये मौसम का दौर में टाबरा खातिर अपन कई विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनमें निमोनिया बहुत आसानी से हो जाता है और बार बार वो निमोनिया की चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने को बच्चे के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को बाहर की चीज़ों से अवॉइड करके और घर का खाना देना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगह पे कम से कम लेके जाएं और बीमार व्यक्ति से दूर रखें जितना हो सके। और अस्पताल में बेवजह कि माँ के साथ में बच्चा जा रहा है, ये चीज़ें अपने को नहीं करनी है। बच्चे को थोड़ा सा भी बीमार हो तो उसको तुरंत अपन अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, श्वास रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसका इलाज तुरंत चालू करें और ढंग से पूरा इलाज लें जिससे कि बच्चा जल्दी से रिकवर हो और बार बार उसके निमोनिया ना हो। बचपन का निमोनिया पूरी ज़िंदगी भर उसको परेशान कर सकता है। अगर जल्दी अपन ने उसको ठीक करा लिया तो वो एक हेल्दी ज़िंदगी जिएगा, एक हेल्दी वयस्क बनेगा और उसकी ज़िंदगी में आगे आने वाले लाइफ टाइम में सांस संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो कुल मिलाकर बात है कि अपन वो सोच टाबर ने घर नहीं रखना है कि अबार वो डॉक्टर के ले जावा, कोई बड़ी छोटी बड़ी बीमारी काट दे और वाह काम हो गया, आगे जिंदगी भर भी बीमारी के साथ वो चाली। बल्कि यान की बात को नहीं है, अगर आप बालपना में भी ना टाइम पर दिखा लिया तो वह बीमारी भी के साथ आगे जिंदगी भर को नहीं चाल सी। आ सोच अपन रखनी चाहिए बिना टाइम पर अस्पताल ले जाना चाहिए। भी के साथ आप बात करें तो घर में सबसे पहले ध्यान रखवा की बात आवे टाबर और बड़ा बूढ़ा। तो अब टाबरा के पाछा आप माने बताओ कि बड़ा बूढ़ा खातिर माने कहीं ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों के बाद में जो बड़े बूढ़े हैं, घर के वृद्धजन हैं, उनमें सांस संबंधी रोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। उनमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धजन हैं उनमें खांसी, निमोनिया और दमा की संभावनाएं बहुत अधिक होती है।
इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे बच्चों में अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसी प्रकार से वृद्धजनों में भी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो उस स्थिति में हमको उनको तुरंत अस्पताल लेके जाएं, उनका इलाज कराएं। दूसरी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि इस चीज़ को अपने को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्द निमोनिया वृद्धजनों में बढ़ सकता है और वो एक संक्रामक रोग है, तो वो दूसरों को भी फैल सकता है। दूसरी चीज़ जो है दमे का इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। वृद्धजनों में कई बार हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक खांसी चल रही है, उनको अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो अपनी दैनिक कार्य हैं, वो करने में भी परेशानी हो रही है, सांस चल रहा है, तो उसके लिए हम इन्हेलर्स का उनको इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि डॉक्टर द्वारा बताए गए हैं, सुझाए गए हैं। और ये इन्हेलर बिल्कुल सेफ़ हैं और इनका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और ये जो वृद्धजन हैं उनकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल एक पूरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपना जानना चाहूँ आपसे कि लोगों के मायने सबसे ज़्यादा अभ्रांति हुआ है कि इन्हेलर आप इस्तेमाल कर लिया तो आपने तो जिंदगी भर को काम हुए गयो। तो ये बात सुन के अधिकतर लोगों का मायने जरूर डर बनो रहा है कि आपने इन्हेलर नहीं इस्तेमाल करना है, इन्हेलर इस्तेमाल करवा को मतलब है कि हमारे तो दमो हो ही गयो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हेलर बहुत सारी बीमारियों में उपयोग में आते हैं। इन्हेलर का मतलब ये नहीं है कि आपके दमा हो गया है। इन्हेलर खांसी में भी उपयोग में आते हैं, अस्थमा में भी उपयोग में आते हैं और दमा में भी उपयोग में आते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस इन्हेलर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके दमा हो गया। इन्हेलर बिल्कुल सेफ दवाई है। इस इन्हेलर डिवाइस से दवाई की मात्रा सीधे आपके फेफड़ों तक जाती है, आपके लंग्स तक जाती है और सीधा बीमारी पे असर करती है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और बीमारी बहुत जल्द ठीक होती है और जो उसके लक्षण हैं, जो परेशानियां हैं, उससे बहुत जल्द राहत मिलती है। तो इन्हेलर एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है। मैं हमेशा आपको कहूँगा, सब लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा कि इन्हेलर से कभी भी दूरी मत बनाओ, उससे कोई डर मत रखो। वो बहुत सेफ है और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे बढ़िया बात तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि इन्हेलर बा चीज़ है जो सीधी बीमारी तक पूग रही है, मतलब बीसों जो आप दवाई ले वाला बस सीधी अपनी बीमारी की जगह पूगली और असर करेली। तो डॉक्टर साहब एक ही साथ में ना बताओ कि जो आप ग्रामीण दर्शक भाई बहना खातर अगर बात करवो चाहवा तो सबसे ज़्यादा माँ का खेतीहर किसान है, तो बन कई सावधानियाँ रखनी चाहिए खांसी का रोग या श्वास संबंधी रोगों से बचवा की खातर। देखो, जो किसान भाई हैं उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत ज़्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं, कई बार शराब का सेवन भी करते हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं। तो वो अधिकतर हमारे पास में आते हैं तो कहते हैं कि हम तो मेहनत का काम करते हैं, तो हमारे लिए तो बीड़ी पीना और शराब पीना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ये धूम्रपान से और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए, जिससे कि श्वास संबंधी रोग होने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों में, किसानों में अस्थमा है, एलर्जी है, तो वो उन एलर्जी वाले तत्वों को पहचाने। कई बार क्या होता है कि फसल कटाई के टाइम पे या फिर फूलों के परागकण से कुछ लोगों को सांस संबंधी समस्याएं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उस स्थिति में अपन उन एलर्जेंस को पहचानें और उनसे बच के रहें। और अगर संक्रामक रोग हो गए हैं और अगर वो कुछ टीबी जैसे लक्षण आ रहे हैं, लंबी खांसी है, खांसी में खून आ रहा है, वजन गिरता जा रहा है, तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर टीबी की जांच कराएं, एक्सरे कराएं और इसकी दवाई है डॉट्स के रूप में जो चालू होती है। बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और बिल्कुल आप उससे निजात पा सकते हैं। बस ये दवाई अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से लें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो तो बात हुई खेतीहर किसाना की खातर। तो खेतीहर किसाना का मायने एक तरीका से लोग वह भी रहे है जो पहले से ही सांस रोगा का ग्रसित रहे है, तो बाने कहीं अलग से और सावधानियां रखनी चाहिए कि भाई हमारे पहले वो सांस की बीमारी है, तो बिना काम करती टाइम कई चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के पहले से सांस की बीमारी है, दमा है, अस्थमा है या टीबी है या फिर और कोई परेशानी है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि फसल कटाई के मौसम में उनको विशेष ध्यान रखना है।
उनको फसल कटाई वाली जगह पे नहीं जाना है, वो दूसरे कोई काम कर सकते हैं, वो परिवार का सहयोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फसल कटाई वाले मौसम के अंदर जहाँ पे अधिक मात्रा में परागकण है या फिर धूल है या फिर जो फसलों के जो बारीक कण हैं वो उनके श्वास रोग को और बढ़ा सकते हैं, तो वो उनसे बच के रहें। मास्क का प्रयोग करें, मास्क नहीं है तो एक कपड़े का प्रयोग करें। और जो अगर उनकी खांसी लंबे समय तक है, खांसी के साथ में बुखार आ रहा है, तो तुरंत वो अपने छाती का एक एक्सरे और बलगम की जांच करवाएं। और इसके साथ में अगर किसी को पहले से ही दमा है, दमे की शिकायत है, तो कई बार क्या होता है कि वो डॉक्टर उनको इन्हेलर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो इन्हेलर लेते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम तो गोली से ही ठीक हो जाएंगे या फिर कोई इंजेक्शन ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं ये बताऊंगा, इन्हेलर को कभी भी डॉक्टर के बताए तरीके से ही लेना है। उसको अपने हिसाब से कभी भी उसके डोजेस को कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा जो उसकी तकनीक डॉक्टर ने बताई है आपको, वो उसी तकनीक से आपको उपयोग करना है। ना तो अपने हिसाब से उसको कम करना, ना ज़्यादा करना, ना उसकी तकनीक को चेंज करना। इन्हेलर के भी 2-3 प्रकार के इन्हेलर्स होते हैं, उसमें अलग अलग तकनीक से दवाई को लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो जो आपको डॉक्टर ने बताया है उसी तकनीक का आप यूज़ करें, उसी मात्रा के अंदर इन्हेलर लें। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, मौसम बदल रहा है, फसल कटाई है, पराली जला रहे हैं, बार बार कोई इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपने निदान कराएं और उस बीमारी का पता लगने के बाद में पूरी तरीके से अच्छा इलाज लें। तो बात यह है कि आपने अपनी बीमारी का बारे में पतो पड़ना चाहिए कि जाने आसपास में कई वातावरण बदल रहे हो, आसपास में कई काम हो रहे हो, जब मन कहीं खांसी हो रही है, तो भी समय आपने विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो ऐसे अगली बात तो हुई आपने घर में रेबा वाला लोगों की। अब बात करा जब आप घर में रह रहा हाँ, तो आपने आसपास का वातावरण में आपने घर में कई सावधानियां रखनी चाहिए। जी बात करा घर में टाबर भी रहे, बड़ा बूढ़ा भी रहे, सगला जना के घर में पर्दा भी लागे, बिछावना भी हुआ है, तो बाकी खातर भी आप कि भाई पर्दाओं भी खांसी जुकाम हो जावे, क्योंकि देखो टाइम समय पर पर्दा भी धूल लेवे, बिछावना भी धूल लेवे, तो बां कोई कहीं वास्तविकता है कि बांसु भी खांसी हुआ है? ये एक वास्तविकता है कि जो पर्दे और अपने बिछावने या फिर बेडिंग्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर डस्ट काफ़ी हो जाती है। डस्ट माइट्स भी हो जाते हैं, जो एक प्रकार का बारीक कीड़ा है जो हमको दिखता नहीं है। डस्ट माइट्स हो जाते हैं, उनके अंदर कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं और दूसरे कीड़े भी होते हैं, या फिर वो उनमें काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो ये धूल क्या है कि जो बिस्तरों पे हम सो रहे हैं, तो रात भर अगर उसमें धूल रहेगी तो वो रात भर हमारी सांस में जाती रहेगी और सुबह के टाइम पे अपने को खांसी होगी, नाक बंद होगा। ये एलर्जी वाले जिनको सेंसिटिविटी है, जिनको एलर्जी है, उनके लिए बहुत ही परेशानी कर सकते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी अपने घर के बिस्तर हैं, बेडिंग्स हैं, बिछावने हैं, पर्दे हैं, इनको टाइम टाइम पे 5-7 दिन में धो के धूप में सुखाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर घर में किसी को भी एलर्जी है तो झाड़ू निकालने से अच्छा है कि हम घर में पोछे से सफाई करें और तेज़ खुशबू का उपयोग ना करें। और जिस भी व्यक्ति को एलर्जी है उसको जो पशुओं के अपशिष्ट हैं या फिर तेज़ खुशबू वाले फूल हैं, वो चूल्हे का धुआं है, इनसे दूर रखें ताकि उसको ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे जिससे कि खांसी डेवलप होगी, खांसी बनेगी नहीं और एक वो हेल्दी जिंदगी जिएगा। तो डॉक्टर साहब अब बात आप बिल्कुल सही बताई कि अपन कपड़ा धोना तो है, लेकिन धोर अपन तावड़ा में सुखाना है ताकि वहाँ का जो कीटाणु है वह पूरी तरह खत्म हो सके। यहाँ को नहीं कि आप धो लिया और बाने कमरा का माए नहीं छाया में सुखा दिया, जी सुबह कीटाणु खत्म को नहीं होला। अपन वह सारा कपड़ा ने, बिस्तरा ने, पर्दा ने, जो भी आप घर की सफाई कर रहे हैं बाना अपन तावड़ा में सुखाना है ताकि टेम पर बाबा कीटाणु खत्म हो सके। जब आप घर की बात कर रहे हैं तो घर की जब बात करा तो एक पचे खांसी का रोग में सबसे पहले आ जावे घरेलू नुस्खा का। आप साधारण खांसी हुआ है तो आपनी सबसे पहले जावे कि भाई टाबर का खांसी हो रही है कि कोनी साहब शहद अदरक दे दियो तो ठीक हो जाए। तो ए सगला जो घरेलू नुस्खा है ठीक है कि कोनी? ये घरेलू नुस्खे कुछ हद तक बहुत कारगर हैं, लेकिन हमको पूरी तरीके से इस पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आपको थोड़ी सी खांसी है, हल्की जुकाम है, तो घरेलू नुस्खे का आप 1 दिन या 2 दिन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुखार है, ज़्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है और हाथ पैर में दर्द है, आपकी शक्ति अचानक से कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति का मतलब है कि आपका रोग ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस स्थिति में आप घरेलू नुस्खों का उपयोग ना करें, अपने चिकित्सक से मिलें, डॉक्टर से मिलें और उसकी परामर्श के अनुसार इलाज लें। घरेलू नुस्खों का उपयोग
उस डॉक्टरी दवाई के साथ में भी काफ़ी अच्छा अपने को रिजल्ट देता है, तो उसको अपन वो डॉक्टरी दवाई के साथ में भी ले सकते हैं। और अगर बच्चे को या बड़े को या किसी को भी हल्की फुल्की खांसी है तो उसमें घरेलू नुस्खे का उपयोग अपन 1 या 2 दिन के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो कुल कारगर है। मिलार घरेलू नुस्खा अपन काम में लेनी चाहिए, लेकिन पाको वो ध्यान रखनी चाहिए कि कतरोक टेम हो गयो खांसी जुकाम ने सांस संबंधी बीमारियां ने यहाँ कोनी के जत्तर बीमारी चाल रही है जत्तर ही आपा बिना घरे राख मरीज ने और ठीक कर रहे हैं टेम सारू बिना डॉक्टर ने भी दिखाना चाहिए ताकि वह बीमारी जल्दी ठीक हो सके। हाँ, घरेलू नुस्खा तो आपा डॉक्टर ने दिखाता सातर भी काम में ले सका, तो ये बात की भी आपा ने पूरी सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात माना आपा बताओ कि आपा बात कर रहे हैं सांस संबंधी रोगां की, तो सांस संबंधी रोगां की जब भी आपा बात करा तो सबसे पहली अबार लोगों का जो दिमाग में बात आवे है कि कोरोना का बोला, दूसरी बात करें तो स्वाइन फ्लू। तो साधारण कोई घर खांसी हो रही है तो कोरोना और स्वाइन फ्लू में और साधारण खांसी में वो क्या अंतर करे? कोरोना और स्वाइन फ्लू में खांसी होती है और साधारण खांसी भी होती है। इसमें अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोरोना और स्वाइन फ्लू में बुखार आता है, बुखार के साथ में उसको सांस संबंधी परेशानियां बहुत जल्दी विकसित हो जाती है। जैसे कि खांसी हुई 2-3 दिन पहले और फिर तेज बुखार आया, उसके बाद में उसका शरीर टूटने लगा और कमजोरी अचानक से आ गई है और उसके बाद में उसको सांस लेने में भी परेशानी आ गई है और उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज लिया और इलाज लेने के बाद में भी वो खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बुखार आ रहा है, खांसी भी है, सांस लेने में तकलीफ भी है, शरीर में टूटन भी है और ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो फिर अपने को तुरंत ही जाके इसके कोरोना और स्वाइन फ्लू की जांच करा लेनी चाहिए। और अगर डॉक्टर आपको बताते हैं तो आप इसका छाती का एक्सरे और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपना टाइम पीरियड है, इसका प्रोग्रेशन है, जो इसका बढ़ने की दर है, ये बहुत तेज होती है, इसलिए अपने को घबराना नहीं है और इसका अपने को डायग्नोसिस कराना है और आराम से इसका इलाज संभव है। तो आप यहाँ कह सका हाँ कि हर खांसी हो बाड़ी कोरोना को नहीं है? नहीं, हर खांसी कोरोना नहीं है। तो आपने वो ध्यान रखना है कि आप यहाँ घर बैठा ही डरा कि जो हमारे थोड़ी घनी खांसी होगी तो हमारा कोरोना हो गयो, स्वाइन फ्लू हो गयो, आ कौन डर रखना है। डॉक्टर साहब एक ही साथ साथ लोगों के मायने वो भय भ्रम रहा है कि हमारे खांसी होएगी आगे जार हमारे जरूर कोरोना हो जाए, तो इसके बारे में आप कहीं के पूछाओ कि मैंने कहीं सावधानी रखनी चाहिए? कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, तो अपने को संक्रामक रोगों से जो बचाव के तरीके हैं वो अपनाने चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना, अस्पताल जैसे जगह पे नहीं जाना जहाँ पे संक्रामक रोगी हैं, और जो अपनी यात्राएं हैं उनको कम से कम करना। अगर कहीं बाहर जाना भी पड़ रहा है तो अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बार बार हाथ धोने हैं या फिर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, और कपड़े आकर के बदलने हैं। और जो श्वास के रोगी है, आपको लग रहा है कि इनके निमोनिया या कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है या लंबे समय से खांसी है, बुखार आ रहा है, तो उनसे हमको बच के रहना है। तो ये एक संक्रामक, कोरोना ही नहीं सभी संक्रामक लोगों के लिए ये जो सावधानियां हैं ये बहुत कारगर है, इससे हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। एक डॉक्टर साहब आप बात करें कि यात्रा के दौरान जब आप घरों बाहर जा रहे हैं, कोई दूर दराज बस में रेल में सफ़र कर रहे हैं, भी दौरान आदमी ने कई सावधानी रखनी चाहिए? अगर बस रेल में अपन सफ़र कर रहे हैं तो संभावना रहती है कि संक्रामक रोग ज़्यादा हों, संक्रामक रोगों के होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। उस स्थिति में हमको मास्क का उपयोग करना चाहिए, बार बार किसी सतह को नहीं छूना चाहिए। ऐसा इंसान जो अपने साथ में यात्रा कर रहा है, उसकी खांसी है और बार बार छींक रहा है या आपको लग रहा है कि बीमार है, तो हमको उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई नज़दीकी ही बीमार है और वो उसको साथ में हमको ट्रैवल करना है, तो हमको उसको भी मास्क का उपयोग करवाना है और ख़ुद को भी मास्क का उपयोग करना है। उसकी चीज़ें, वस्तुएं जो उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनको अलग रखना है, बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। और इसके साथ में हम सारी सावधानियां बरत रहे हैं, इसके साथ में हमको ध्यान भी रखना है कि हमारे बुखार तो नहीं आ गया, हमको खांसी तो नहीं हो गई। अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ हम हैं और हमको भी कुछ हल्के लक्षण आ रहे हैं तो हमको तुरंत ही जाके जांच करवानी चाहिए। एक सर डॉक्टर साहब जब आप टाबरा की बात करा तो टाबरा खातर आप आजकल नयो तरीको चल रहे हो कि टाबरना माटी में मत खेलवा दो, कि माटी में खेलिया भी खांसी हो जाए, भी सांस संबंधी कोई भी बीमारी हो जाए, माटी में घना कीटाणु है, सगली बीमारियां जाने तो आजकल की पीढ़ी को मायने सगली बीमारियां माटी में ही आ रही है। तो बीका बारे में आप माँ के दर्शकों ने बताओ कि वास्तविकता में कहीं माटी में ही है सारी बीमारियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी में खेलने से कोई सांस की बीमारी नहीं होती है। जो हमारे यहाँ पे मिट्टी है उसके जो कण हैं काफ़ी मोटे होते हैं,
तो वो सांस के अंदर चले जाएंगे या सांस के साथ में जो अपने फेफड़ों में चले जाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। तो मिट्टी में खेलना एक सेफ है। जो धूल होती है, जिसके बारीक कण हैं, जो अपन झाड़ू लगाते टाइम पे उड़ती है, ऊपर जमा हो जाती है, वो डस्ट है, वो एलर्जी करती है। और उसी के साथ में हमारे कई बार कीटाणु भी चले जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी में खेलने से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खेलेगा कूदेगा बच्चा तो वो स्वस्थ रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसका आहार भी अच्छा लेगा और वो स्वस्थ होने की संभावनाएं उसकी ज़्यादा है। तो कुल मिलार माटी को मायने नुकसान देवाला कीटाणु को नहीं है, कुछ कीटाणु टाबरा ने फायदो देवा वाला भी है। तो टाबर ने कोई नुकसान को नहीं है अगर टाबर माटी में खेले तो। डॉक्टर साहब एक साथ मैंने यह बताओ कि अब बीमारी कहीं आनुवंशिक हुआ है कि हमारे घर में हमारा पिताजी ने है तो मन भी हो जाए, आबा वाला हमारा टाबर में भी हो, कहीं ई तरीका की बीमारी है, सांस संबंधी सगली बीमारियां? नहीं, सांस संबंधी सारी बीमारियां आनुवंशिक नहीं होती। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, इनकी संभावना कुछ होती है कि अगर आपके माता पिता में है या फिर दादा दादी में है तो आप में आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई अगर आपके माता पिता को है तो बच्चे को भी होगी ही होगी, लेकिन संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उनको भी अपने कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और तुरंत ही उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। अस्थमा और एलर्जी ये ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक होती हैं। कुछ चांसेस के अंदर दमे की बीमारी भी आनुवंशिक होती है, लेकिन जो संक्रामक रोग हैं ये आनुवंशिक नहीं होते। अधिकतर खांसी की बीमारियां संक्रामक होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता को खांसी है तो बच्चे को भी हमेशा होगी ही सही। तो कुल मिलार बात आई है कि हर बीमारी को नहीं है, कभी का पिताजी ने है तो बिका टाबर ने अगर खांसी हो रही है तो कबा तो पिताजी से ही आई है। सगली बीमारियां, सगली खांसी, सगला सांस संबंधी रोग आनुवंशिक को नहीं हुआ करे। डॉक्टर साहब इसके अलावा वहाँ के ग्रामीण दर्शक भाई बहना आप बताया कि किसान आना तो विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जो आप मैंने बता दिया। इसके अलावा जो पशुपालक है जो खेता में काम कर रहा है साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है, बन कहीं सावधानी रखनी चाहिए? पशुपालकों के लिए मैं कहूँगा कि जो इनके जो एनिमल डेंडर्स होते हैं, जो उसके पशु के अपशिष्ट होते हैं, ये कई बार सूख के और कुछ लोगों में एलर्जी या सांस की समस्याएं करते हैं। तो अगर किसी पशुपालक भाई को ऐसी परेशानी है कि वो पशुओं के अपशिष्ट से या फिर उसके जो बालों से उसको एलर्जी है, उसको सांस में दिक्कत आती है पशुओं को रखने से, तो उसको उस व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है पशुपालकों को। अगर उनको परेशानी है तो वो एक जाके एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि उनको पता लगेगा कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है। बस उस पदार्थ से, उस तत्व से अपने को दूरी बना के रखनी है, थोड़ी सावधानियां रखनी है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार क्या है कि पशुओं के अंदर टीबी हो जाती है। तो अगर वो पशु बीमारी ग्रस्त है और उसका दूध का सेवन हम करते हैं, कच्चे दूध का सेवन, तो पेट की टीबी होने की संभावनाएं रहती है। तो पशुओं का हम ध्यान रखें, बीमार पशु के दूध का सेवन नहीं करें, कच्चे दूध का सेवन भी हम नहीं करें। अगर पशु को बीमारी हो रही है तो उसको पशुओं के डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज तुरंत करवाएं। इसी साथ डॉक्टर साहब आप जो बात कह रहे हो कि ज़्यादा नुकसानदायक जो माटी है या जो भी सांस संबंधी रोगों को कारण है वो घर में जब आप साफ सफाई करा, जो पतली पतली माटी हुआ है जो साफ सफाई में निकले बा हुआ है, तो वहाँ के महिलाओं को तो संपर्क ज़्यादातर आंसू ही हुआ करे। तो बन कहीं सावधानी रखनी चाहिए कि साफ सफाई तो साफ करनी ही पड़सी, घर में रहसी तो काम तो करना ही पड़सी, तो बी के खातिर महिलाओं ने कहीं विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए? महिलाओं को ये सावधानी रखनी चाहिए कि अगर उनको बार बार खांसी हो रही है, बार बार अस्थमा जैसी समस्या हो रही है और हमने चिकित्सक से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई माता जी या बहन जी आपको तो अस्थमा है, तो उस केस के अंदर अपने को झाड़ू लगाने से अच्छा है कि हम पोछा लगाएं। एक बार की जगह अगर सफाई नहीं हो रही 2 बार पोछा लगा लें। और अगर फिर भी धूल मिट्टी जम रही है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है, तो हम मास्क का उपयोग करके और साफ़ सफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि घर में ऐसा तो नहीं है कि सभी व्यक्तियों को खांसी है और सभी व्यक्तियों को अस्थमा है, तो हम काम डिवाइड कर सकते हैं कि जो धूल मिट्टी वाले काम है वो ऐसे व्यक्ति की मदद लेके कर सकते हैं जिसको कि ऐसी समस्याएं नहीं है, और उसके जो काम है वो महिलाएं कर सकती तो हैं। डॉक्टर साहब अब बात और भी ससु अच्छी किया कि घर में जो सगला लोग रहे बन महिलाओं की मदद करानी चाहिए। अगर महिला के डस्ट टू एलर्जी है तो बिना डस्ट को काम मत कराओ, दूजा काम कर लो, घर में दूजा लोग जो रहे वह सगला मिलर बस सगला काम कर लो। तो दर्शक भाई बहनों, कुल मिलाकर आज की आपने चर्चा बहुत ही बढ़िया रही कि महिलाओं की, बुजुर्गों की, टाबरा की, खेतीहर किसाना की, पशुपालका की
सके खातर आप बातचीत करी कि सांस संबंधी रोग जो बदलता मौसम में हो रहा है बाका कई कारण हो सके है और बाका कई निवारण हो सके। डॉक्टर साहब आज कार्यक्रम में आप पधारिया, मैंने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके खातर आपको धन्यवाद। और दर्शक भाई बहनों, अब चाला हाँ फिर हाजिर हुआ एक नई जानकारी नया विषय के साथ। राम राम सा। राम राम।